हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी एस संदीप रोड़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CM इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 का पेपर नंबर 6 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे कि आपको पता है हमारा जो पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स का है। ठीक है जी। इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं, ये एक्चुअली में इस वीडियो का एजेंडा का क्या होगा हमारा। इस वीडियो में हम कंप्लीटली सब्जेक्ट्स के बारे में, हमारा जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके बारे में समझेंगे और इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है इसके ऊपर कंप्लीट हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी। एक अच्छे से किस तरीके से आपको एग्जाम आता है, किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने बाइफरकेट किए हुए हैं चैप्टर, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर क्या क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कौन से भी आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट प्लान इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर नंबर 6 जो है हमारा कितने नंबर का है, 100 मार्क्स का है। ठीक है जी। अब देखिए ये 100 नंबर जो है वो किस तरीके से यहां पर बाइफरकेटेड है। अब ये जो 100 मार्क्स हैं इसमें सबसे पहला जो यूनिट है वो है फंडामेंटल अकाउंटिंग फंडामेंटल्स कितने नंबर का है, 15 नंबर का। ठीक है जी। उसके बाद स्पेशल ट्रांसेक्शंस है। स्पेशल ट्रांसेक्शन कितने नंबर की हो चुकी हैं, अब 10 नंबर की हो चुकी हैं। इसमें 3 चैप्टर हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। ठीक है जी। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरलेटेड है, 20 मार्क्स का ये यूनिट है हमारा सेक्शन सी। इसमें आपको सिर्फ 3 चैप्टर हैं, फाइनल अकाउंट, एनपीओ और सिंगल एंट्री। फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री आपको पता है सेम ही है। ठीक है। एनपीओ जो आपका है इसके रिलेटेड ही है। तो पूरा का पूरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में, ठीक है जी, इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद पार्टनरशिप 20 मार्क्स की। उसके बाद 15 मार्क्स में आपके ये 4 चैप्टर आ जाते हैं, लीज, ब्रांच, इंश्योरेंस एंड हायर परचेज। ठीक है जी। और लास्ट यूनिट एएस का आता है 20 मार्क्स का। ये एक्चुअली में पहले कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं होता था कि कितने नंबर के एएस आएंगे, किस तरीके से आएंगे। इस बार नए सिलेबस में हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि 20 मार्क्स में आपको आएंगे। अब कौन कौन से आएंगे वो आगे चल के चलिए फटाफट बात करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में 15 नंबर में क्या क्या है। अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, आगे चलेंगे हम अपने स्टडी मैट के पेज नंबर 11 पर आएंगे। ठीक है जी। स्टडी मैट के पेज नंबर 11 पर आएंगे, वहां पर हम देखेंगे जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स कितने नंबर का था, 15 नंबर का। अब 15 नंबर में क्या पूछा है, एक तो हो गए जी जो अकाउंटिंग थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं, है ना, वो हो गए। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये आपको समझ के चलिए, एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल थ्योरी का जरूर आपको इस यूनिट में से देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन नहीं भी देखने को मिले, कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत जरूरी होते हैं किसी भी चीज में। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांसैक्शंस। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, आपको बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स के ऊपर ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल्स हो गई। इसमें आपके क्या क्या हो गए जी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद आगे पूरी की पूरी सब वो आ गई, आपकी बुक कीपिंग आ गई, वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, है ना, ये सब कुछ यहां तक हो गए आपके। ठीक है जी। यहां से यहां तक आपकी बुक कीपिंग, आपकी जो स्टेप बाय स्टेप होती है, हमने प्लस में पढ़ी, वो सारी की सारी आपको रिकॉल करवाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर आ जाता है 15 नंबर में, मान के चलिए जिसके पूरे पूरे 100% चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने के, वो क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रीसिएशन। ठीक है जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड डेप्रीसिएशन के आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, अब इस यूनिट को तैयार कैसे करना है। अब मैं मान के चलूंगा जो बच्चे इस सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं उनको अगर हम 2 कैटेगरी में बांटें, एक तो वो जिन्होंने जो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, या फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, जो प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं, जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, उनको बिल्कुल सब कुछ याद है, ताज़ा ताज़ा किया हुआ है, सब कुछ फाउंडेशन में ताज़ा ताज़ा किया हुआ है, ये सारे का सारा। ठीक है। उनको आपको ये वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल, सब्सिडरी, कैश बुक, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में कर रखी हुई हैं। ठीक है जी। वो बच्चे
फाउंडेशन वाले और खास करके जो प्लस वन प्लस टू अभी पास करके हटे हैं या बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, ठीक है, या ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कंप्लीट करके हटे हैं, तो उनको ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा ही क्या कर सकते हैं, सिंपली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पे आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स करने के बाद कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए जरूर, उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फिर आप डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे, ठीक है जी। ये दो चैप्टर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड डेप्रिसिएशन, ये दोनों यूनिट आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा कितने नंबर का यूनिट था, 10 नंबर का। अब मान के चलिए बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। बिल ऑफ एक्सचेंज अब मान के चलिए ये तीन ही, ये दो चैप्टर हैं। पूरे पूरे चांसेस होते हैं बच्चों एक क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज में से आता है, एक क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज में से, एक क्वेश्चन कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर, क्योंकि कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर सिमिलर चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसलिए पूरे पूरे चांस होते हैं कंसाइनमेंट या जॉइंट वेंचर में से आने के। उसके बाद 20 मार्क्स में आपके कौन कौन से थे, आपका सॉरी 20 मार्क्स में आपका एक हो गया फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री, है ना, ये 1 2 3। अब मान के चलिए फाइनल अकाउंट या सिंगल एंट्री, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ये क्योंकि दोनों की दोनों सिंगल एंट्री भी क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जो फाइनल अकाउंट हम लोग करेंगे, ठीक है जी, वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी होगी, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री हो गया, है ना, जिसमें क्या है आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी होगी आपको, उसको क्या है कंप्लीट में कन्वर्ट करना है, बनाना वही ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट ही है, ठीक है जी। तो 10 नंबर का आपको एनपीओ के आने के चांसेस पूरे होते हैं, ठीक है जी। तो मान के चलिए यहां पर तो 100/100 ही है जो पेपर में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बहुत कुछ आपको, ये मैं आपको कहूंगा कि सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे लास्ट में करिए। पार्टनरशिप को आपको सबसे एंड में करना है। कारण क्या है, आप देखिए जरा, पार्टनरशिप में आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ्स, डिसोल्यूशन, अमलगामेशन, है ना, और कन्वर्जन। मतलब आप मान के चलिए जो चैप्टर स्पेसिफिक अगर बात करें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन डिसोल्यूशन में आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपको अदर में आ जाएगा, ठीक है, या एडमिशन आ जाएगा या रिटायरमेंट, है ना। ऑलमोस्ट प्रोविजन आपको पता है सारी सेम सेम ही है, ठीक। अब देखिए पार्टनरशिप सबसे लेंथी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सबसे लास्ट में करना है आपको, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला यूनिट हमारा इसमें लीज चैप्टर बहुत इजी, वेरी इजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है जी। इसमें से छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ब्रांच और डिपार्टमेंट, ये दोनों चैप्टर लॉन्ग हैं, दोनों चैप्टर थोड़े से हैं, ट्रिकी भी हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम वेरी इजी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी, ठीक है जी। अब मान के चलिए हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट के काफी फेवरेट रह चुके हैं, ठीक है जी, हर सिलेबस में, चाहे वो 2008 है, चाहे वो 12 है, चाहे वो 17 है, और चाहे अब 22 का सिलेबस होगा, ठीक है जी। तो अब आगे बात करते हैं एएस के ऊपर। अब एएस कौन कौन से आपको आने वाले हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। 20 मार्क्स के एएस हैं, ध्यान से सुनिएगा, 20 मार्क्स के एएस हैं। 20 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इसमें से जो आने के मैक्सिमम चांसेस होंगे, जैसे कि पहले मैं आपको बताऊं एएस कौन कौन सा है। 1 है यहां पर, एएस 10 है, 11 है, 12 है, 16 है, 22 है। अब इसमें से पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकल वाले कौन से हैं। प्रैक्टिकल वाला आपका एएस 10 है, एएस 12 है, जो फुल 100% प्रैक्टिकल बेस्ड है, और 16 बोरिंग कॉस्ट है, और डेफर टैक्स। अब मान के चलिए आपके कुल मिला के एएस कितने हो गए, 1 10 11 12 16 22, 6 एएस है आपके, है ना। अब 5 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे,
5 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो तकरीबन मान के चलिए 6 में से 5 एएस में से क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, है ना। तो 4 तो मिनिमम मतलब आएंगे ही आएंगे। 20 नंबर की अगर चॉइस ना भी लगाई जाए तो ठीक है, चॉइस ना भी लगाई जाए तो 5 नंबर के 4, 6 में से 4 एएस तो आने ही आने हैं। तो आप इतना मान के चलिए, ये जो मैंने पीपी जहां पे लिखा है प्रैक्टिकल लिखा है, ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इनमें से आने की एग्जाम में। पूरे 100% चांस बनते हैं कि यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन, इस एएस में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, बाकी रही बात कौन से की, AS1 बहुत ही छोटा एएस है, 2 पेज का एएस है गिनती का। उसके बाद AS11 मान के चलिए आपको, इसमें आपने जब AS11 किया तो आपको ब्रांच का जो फॉरेन ब्रांच का यूनिट है, फॉरेन ब्रांच का टॉपिक है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है जी, अब फॉरेन ब्रांच देखने वाली बात है यहाँ पर आपको ये सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है जी, ब्रांच इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच साफ साफ लिख दिया हुआ है जी, फॉरेन ब्रांच। तो लीजिए आपका काम और आसान हो गया, यहाँ पर आपको फॉरेन ब्रांच है तो आपका ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। तो मतलब सबसे पहले आपको जो पहले 15 नंबर वाला यूनिट है वो करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पे जो 15 मार्क्स वाला यूनिट है आपको वो करना है। ठीक है जी, जो जिसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, रेक्टिफिकेशन एरर और डेप्रिसिएशन। नंबर 1, नंबर 2 आपको एएस करने हैं, 20 मार्क्स के हैं, बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस में से ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये हो गया 15 और 20, 35 हो गया 35। और आपका 15 नंबर का जो स्पेशल ट्रांजैक्शन वाला था वो, ठीक है जी, 50 हो गया। और 20 नंबर का आपका जो फाइनल अकाउंट, एनपीओ और सिंगल एंट्री, इतने से पोर्शन में ही आपके बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन के साथ साथ आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से प्लान आपको लेकर चलना है चैप्टर्स का सभी का। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये तो आपको मैंने बताया कि स्ट्रेटेजी क्या करनी है। जिन बच्चों का बेसिक्स वीक है, जिन बच्चों ने मतलब अच्छे से उनके जो बेसिक्स हैं वो भूल चुके हैं, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से है, या फिर उनको लगता है कि बेसिक्स बिल्कुल मेरे अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और भूल चुके हैं, डिवाइस रिकॉल करने की ज़रूरत है, तो उन बच्चों को बोलूँगा कि वो सारे कंप्लीट लेक्चर्स देखें, कंप्लीट सिलेबस करें, है ना। कंप्लीट लेक्चर से मतलब, है ना, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उनको आप जीरो से देखिए, शुरू से देखिए, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस जो है वो उसी हिसाब से तैयार किया गया है कि एक एक बच्चे का जो बेसिक्स क्लैरिटी है, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ हैं, सारा का सारा सिलेबस बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल्ड वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में कंप्लीट हो। ठीक है जी, तो आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है आपका पेपर कुल मिला के कितने नंबर का है। आपका अगर पेपर हम बात करें 100 नंबर का पेपर है ना। कंप्लीट जो पेपर नंबर 6 आने वाला है एफए का 100 मार्क्स का है। ठीक है जी, 100 मार्क्स का है। अब ये 100 मार्क्स किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको कैसे आता है एग्जाम में। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो होता है कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का। पच्चीस मार्क्स में आपको कंपल्सरी पोर्शन होता है। आपको एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स, फिलअप्स, कुछ भी मतलब आपको इस तरीके की चीज़ें आती है। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल। 25 नंबर में आपको इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो कंपल्सरी होगा वो कॉन्सेप्ट बेस होगा। अब आप कहोगे कि कॉन्सेप्ट बेस कैसे, कॉन्सेप्ट बेस किस तरीके से। कॉन्सेप्ट बेस का मतलब होता है किसी भी चैप्टर में से आपको कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कैसे, मान लीजिए आपने बिल ऑफ एक्सचेंज किया, ठीक है जी, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने चैप्टर पढ़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज में से आपको क्वेश्चन आ गया
कि आपको बताइए कि जो बिल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसमें कितने दिन का ग्रेस डेज दिया जाता है। तो जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा वो इजीली 1 मिनट में आंसर दे देगा। कितने दिन का ग्रेस डेज होता है? 3 दिन का ग्रेस डेज होता है। अब मान लीजिए आपने कोई और चैप्टर किया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा हुआ है, उसमें आपने मान लीजिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स, उसमें आपको एक फिलअप आ गया है। आप कहोगे ये थ्योरी है। बच्चे थ्योरी नहीं है ये, बेटा ये थ्योरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़े, जो कंप्लीट सिलेबस में आपने, है ना, बिल्कुल गोता लगाया पूरे सिलेबस में, सभी जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन नॉलेज इकट्ठा करी, उस इंफॉर्मेशन में से आपको रैंडमली किसी भी प्रैक्टिकल वे में, थ्योरेटिकल वे में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि ये जो अपना कोई सर्विस है कंपनी की, बेटर कंपनी जो है वो जानी जाती है अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस, अच्छी सर्विसेज के लिए, अच्छी मैनेजमेंट के लिए, तो क्या ये मनी में रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी? ठीक है जी। अब ये क्या है, कॉन्सेप्ट ही तो हैं, जो अपने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। बस जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके का, चाहे वो फिलअप के फॉर्म में है, चाहे वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है, चाहे वो आपका एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, तो हर फॉर्मेट में आपको जवाब देने के लिए रेडी रहना है ना। तो हमने अगर पढ़ाई करी हुई है अच्छे से, कंप्लीट सिलेबस करा हुआ है, तो वहाँ पर क्वेश्चन खड़ा ही नहीं होता कि आपने एमसीक्यू के पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको क्यों आ गया, है ना, रिटर्न में क्यों आ गया। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने सब कुछ वे सब तरीके से ओवरऑल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। ठीक, तो पहला 25 नंबर का आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आगे फिर आगे कितने नंबर का बचा? आगे बचा 75 मार्क्स का। अब आगे जो 75 मार्क्स का बचा वो कैसे होता है जी? 15-15 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन कितने में से करने होते हैं? 6 में से। 6 क्वेश्चन होंगे 15-15 नंबर के। उन 6 में से आपको कितने करने हैं? उन 6 क्वेश्चन में से आपको 5 करने हैं। ठीक है जी, उन 6 क्वेश्चन में से 5 करने हैं। अब आप कहोगे कि सर क्या सभी क्वेश्चन 15-15 नंबर के आते हैं? जी नहीं बेटा, 15-15 नंबर के क्वेश्चन नहीं होते। 15 नंबर का जो यूनिट है, अब मान लीजिए एक यूनिट जो है वो 15 नंबर का है। अब वो 15 नंबर हो सकता है 10 और 5 के बीच में बटा हो। मतलब आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक, हो सकता है अगला क्वेश्चन 8 नंबर का और 7 नंबर का आ गया। एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर का, एक क्वेश्चन 7 नंबर का। अब आप कहोगे कि सर ये तो फिर जैसे शुरू में पार्टीशन की गई थी, बताया गया था, क्या उसी तरीके से तो पेपर आया नहीं? नहीं, आपको 100% ऐसा नहीं होता कि आपको अगर बोला गया है कि इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा तो 100% वैसे ही होगा। नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस प्रोपोर्शनेटली वही होता है, क्योंकि चॉइस भी होती है ना, चॉइस भी होती है, तो आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट सेम होगा, बट एग्जैक्ट 100% नहीं होगा। और क्योंकि वो किसी भी यूनिट में से आपको मिक्सअप करके आना है, ऐसा नहीं है कि भाई एनपीओ के साथ फाइनल काउंट ही आएगा, 100% ऐसा नहीं होता है ना। तो मिक्सअप करके भी आ सकता है, हो सकता है पार्टनरशिप के साथ आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आ गया जी 5 नंबर का, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का। ठीक है जी, मतलब आपको तो कंप्लीट सिलेबस करने से मतलब है। हाँ, आपको ये जरूर देखना है कि ये तीन चैप्टर जो हैं वो ओवरऑल 20 नंबर की वेटेज है, ओवरऑल 10 नंबर की वेटेज है ना। तो प्लान आपको जैसे मैंने बोला आपको वैसे ही लेकर चलना है। मैं आपको बड़ी ही श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आपके मिनिमम 60+ मार्क्स होंगे अगर आप प्रॉपर प्लान वे में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे अगर आप चलोगे तो।
क्योंकि ग्रुप 1 में मान के चलिए सीए में इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। मेजॉरिटी बच्चों को जो पास करवाएगा यही सब्जेक्ट करवाएगा, इतनी मेरी बात गांठ मार लो, ठीक है जी, नोट कर लो मेरी बात। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, सीए में इंटरमीडिएट का पहला ग्रुप दे रहे हो, और 100% मैं आपको कह सकता हूं इजीली कि आपको सबसे ज़्यादा योगदान पास करवाने में इसी सब्जेक्ट का होगा, ठीक है जी। जब तक आप इस सब्जेक्ट में बहुत ज़बरदस्त नंबर नहीं ले आते, आपके जो पास होने के प्रपोर्शंस, मतलब चांसेस होती हैं प्रपोर्शनेट, वो उतना ज़्यादा बढ़ती जाएंगी जितना इस पेपर में आपकी स्ट्रेंथ होगी। और सबसे बड़ी बात, पहला पेपर है ना, सॉरी इस बार ही अपना दूसरा सब्जेक्ट है, पहला पेपर लॉ का हो गया आपका, है ना। तो पहले इस चीज का बेनिफिट मिल जाता था पहला पेपर में, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा होता है ना, कभी भी देख लेना, पहला पेपर जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतनी ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। तो शुरुआती दौर में आपका, चाहे वो पहला पेपर आपका लॉ का हो चुका है, लॉ एंड एथिक्स, और दूसरा आपका ये वाला हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, शुरुआती दौर में पेपर जितने अच्छे होंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट में इस तरीके से आपको ये जो 15-15 नंबर के क्वेश्चन हैं, आपको किसी भी पार्टीशन में आ सकते हैं, 10-5 आ सकते हैं, 8-7 आ सकते हैं, 12 और 3 भी आ सकते हैं। कोई मान लीजिए क्वेश्चन 15 नंबर का फुल भी आ सकता है। अब मान लीजिए सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आ गया, अच्छा खासा हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा क्वेश्चन आ गया, लंबा लेंथी क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी, वो पूरा क्वेश्चन आपको 15 नंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये मत देख के चलिए कि इसमें से 10 नंबर का है, इसी में से 5 का ही आएगा, गारंटी नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, आप ये नहीं कह सकते ना कि बिलो एक्सचेंज का क्वेश्चन 10 नंबर का कैसे डाल दिया, ठीक है जी, या 15 नंबर का कैसे डाल दिया, रेक्टिफिकेशन का कैसे 10 या 15 का डाल दिया। इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकती है, करना चाहे आप अपने तरीके से, हाँ प्लान्ड वे में करें, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तरीके से सिस्टमेटिकल वे में करें, 19-21 ऊपर नीचे थोड़ा बोता तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हाँ एक यूनिट में पार्टनरशिप में ही 50 नंबर का आ गया, ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ और ना ही होगा, ठीक है जी। आपको इस तरीके से प्लान्ड वे में सारा का सारा सिलेबस करना है। और जैसे मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, है ना, वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको हर चैप्टर के साथ साथ ही मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आपको लेक्चर को करना है, उसको आगे रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज करने का कैसे तरीका होता है ना, और किस तरीके से हम लोग क्या है आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इस सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है साथ साथ पढ़ाई के बाद रिवीजन किस तरीके से आपको करना है ना। इस सब्जेक्ट में रिवाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये होता है कि हम लोग जैसे जैसे सब्जेक्ट करें, उसको हम जो कुछ चैप्टर के मान लीजिए फॉर्मेट्स हैं, आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, किस तरीके से उस सब्जेक्ट को चैप्टर को आपने रिवाइज करना है, चलते फिरते रिवाइज करना है, लंच के बाद डिनर के बाद 5 मिनट राउंड लीजिए, है ना, अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, जहाँ पर भी आप टेरेस पे जाइए। अब आप उस चैप्टर को क्या करिए, चलते फिरते दिमाग में पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, है ना, फॉर्मेट रिवाइज करिए, उसमें ये पॉइंट होते थे, ये चीज़ें होती थी, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर से हमारा जो सिलेबस है, सब चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना, और जो बच्चे क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हमारी सीएम इंटरमीडिएट की कंप्लीट सिलेबस की एज पर द रिवाइज सिलेबस क्लासेस अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं लाइव क्लासेस के लिए भी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उससे कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्टली क्लासेस बाय भी कर सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।